Okay, so guys, ready? Let us start with our today's class. So in the previous class, we have discussed the introduction for CM1. So today we will be just discussing ahead for the time value of money chapter. Before that, if you guys having any doubt, quickly let me know. So लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस करा था मैं आपको बता रहा था. वी हैव जस्ट डिस्कस द इंट्रोडक्शन, द एग्जाम पैटर्न एंड हाउ विल बी प्रोसीडिंग विद द सब्जेक्ट, and after that we have started with the time value of money. In that class we have discussed two simple concepts, the simple interest and the compound interest. I hope all of you remember the formula. सबको याद है क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने दोनों का? So सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? C into 1 plus NI, that means initial capital into 1 plus term into your simple interest. And what was the formula for compound? What was the formula for compound interest, guys? Quickly. So compound interest formula was C into 1 plus I raised to power n. यहाँ तक हमने करा था और इसके बेस्ड हमने एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे. अब इसके आगे का आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे. एक कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. एनीवन एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी? आई होप यू गाइज आर वॉचिंग वीडियोज. प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. ओके, पहले हम प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें उससे पहले एक बार हम कर्व देखते हैं कैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कर्व आएगा और दोनों में डिफरेंस क्या होगा. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. सो सी, so on my screen you are having curve for both simple and compound interest. So you can clearly see the simple interest curve is a straight line. The simple interest curve is a straight line, whereas the compound interest curve is not a straight line. Any idea why? Exactly, because simple interest curve is a linear curve. Simple interest curve is a linear curve, straight line है तो obviously linear function था. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कर्व है वो क्या होगा? क्या वो सिंपल चलेगा, लीनियर चलेगा? नहीं, वो एक्सपोनेंशियली चलेगा. एक्सपोनेंशियली कैसे? बिकॉज हमने देखा था अपने प्रीवियस क्लास में, उसमें हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा. तो प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा तो उसका कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं रह सकता. हमारा सिर्फ कैपिटल में एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं बढ़ रहा हर बार, हमारा जो अमाउंट बढ़ रहा है हर साल वो भी चेंज हो रहा है. The amount with which my principal is increasing each year is also changing. So that's why this curve is not a straight line. This curve is exponential. Any doubts in this? Okay. After that, let us discuss one more thing. What do you mean by accumulation factor? Any idea? चलो 30 seconds देता हूँ मैं, आप सोचो. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था एक्यूमुलेशन और डिस्काउंटिंग. बहुत बेसिक हमने टच करा था उसको. किसी को याद है? चलो देखते हैं. Anyone remember? What do you mean by accumulation factor? So guys, accumulation factor is nothing but to accumulate a particular value from one time to another. Now suppose they have taken this capital C and they are accumulating it from time 1 to time 2. So अगर मैं एक timeline draw करूँ, if I draw a timeline and say what does this function mean? That means there is some value at time t1 and you have to accumulate this value to time t2. So मैं इस कैपिटल को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ? C वाले कैपिटल को t1 से t2 तक लेके जा रहा हूँ. तो इस कैपिटल की वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी? C इंटू एक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम t1 टू t2.
तो ये एक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम T1 टू T2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फैक्टर विद विच माई कैपिटल वैल्यू इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम T2. तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, या फिर आप उस क्वेश्चन को भी छोड़ो, अगर हम नॉर्मली ले कि हम 10,000 डिपॉजिट करवा रहे हैं 3 इयर्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट 5% के फॉर्म में, तो हमने देखा था हमारा सम एश्योर्ड कितना बन गया था 11,500. तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी टाइमलाइन बनाऊँ, उसमें मैं एक वैल्यू 0 से 3 तक लेके जा रहा हूँ. मीन्स आई एम accumulating my value from time 0 to time 3. what value? 10,000 to 11,500. तो उस केस में क्या होगा, तो मेरा accumulation factor कितना निकल के आएगा? 1.15. कैसे निकल के आया? क्योंकि मेरी वैल्यू कितनी थी 10,000, 3 इयर्स बाद वो वैल्यू कितनी हो गई 15,000. तो अगर अब मुझे उसकी accumulation वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये देखो टाइम क्या था, टाइम 0 था इनिशियल का, लेके कहाँ तक जा रहे हैं, टाइम 3 तक. तो कितनी वैल्यू हो जाएगी टाइम 0 से टाइम 3? 15,000 डिवाइड बाय 10,000. दैट विल गिव यू व्हाट? दैट विल गिव यू 1.15. So that means accumulation factor from time 0 to time 3 is 1.15. Any doubt still here? बहुत छोटी सी चीज़ है, कभी कभार आपको इसको यूज़ करना आ सकता है, लेकिन हम इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली एक्यूमुलेशन सीख लेंगे. तो ये फैक्टर आपको सच याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हम ऐसे याद रख सकते हो कि A T1 टू T2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A T1 टू T2 इज रिप्रेजेंटिंग एक्यूमुलेटिंग अ वैल्यू फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम T2. इसकी ज़रूरत अभी में प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी में पड़ेगी, तभी मैंने आपको ये पढ़ाया, अदरवाइज इसका एज सच कोई यूज़ नहीं आएगा आपको. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. Quickly have a look on it. So what this principle is saying? So value is, the equation is accumulating from time t0 to time n. So they are accumulating a certain value. What is the value? Value is 1 here. You are accumulating one amount from time 0 to time n. तो वो किसके equivalent है? That is equivalent if you are accumulating that 1 rupee, that 1 unit from time 0 to 1, then 1 to 2, then 2 to 3, then 3 to 4, and then 4 to n. तो अगर आप इसको एक एक ईयर में भी ब्रेक कर दोगे तो भी वो इक्वल आएगा, और अगर आप उसको n ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहने दोगे तो भी इक्वल आएगा. इसका सेम केस हमने लास्ट क्लास में देखा था. कैसे? आपको याद होगा, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन करा था, उसमें हम एक पार्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 3 इयर्स के लिए, और एक पार्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 6 इयर्स के लिए. तो क्या आंसर हमारा डिफरेंस आया था? नहीं, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? एग्जैक्टली क्योंकि हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा. बेटा कैसे चेंज होगा? जब मैं अपना अमाउंट टाइम 0 से 3 तक इन्वेस्ट कर रहा था और फिर 3 से 6 तक जा रहा था, तब भी वैल्यू हमारी सेम आई, और जब मैं 0 से 6 तक जा रहा था तब भी हमारी वैल्यू सेम ही आएगी. वो क्यों सेम आएगी? क्योंकि 3 पे जब मैं उस अमाउंट को देखूंगा तो वो अमाउंट ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी, मेरा प्रिंसिपल चेंज हो चुका था. उस प्रिंसिपल में 3 इयर्स का इंटरेस्ट और बाकी इयर्स में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी मेरा ऐड हो चुका था. और सिमिलरली जब मैं 0 से 6 ट्रैवल कर रहा हूँ, हर साल मेरा प्रिंसिपल चेंज होता जा रहा था. तो यही प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई होता है. तो अगर अब मैं इसको ब्रेक कर दूँ, अगर मैं आपको इसकी टाइमलाइन बनाऊँ, सो ये टाइमलाइन क्या बता रहा है? 0 से n तक हमें जाना है. दिस 0 से n तक जाना इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं सब टाइम्स बना दो 1 2 3 4 5, तो अगर मैं 0 से n तक डायरेक्टली जाऊं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 से 1 जा रहा हूं, 1 से 2 जा रहा हूं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जितना मर्जी डॉट 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 डॉट, और लास्ट सपोज n-1 तक गया, लास्ट यहाँ पे n-1 से एक एरो आया, देन n-1 से n तक गया. सो 0 से n तक जाऊं या फिर 0 1 1 2 2 3 एंड लास्ट n तक जाऊं, बोथ आर इक्वल. So this you mean by principle of consistency. अच्छा, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी सिंपल इंटरेस्ट के केस में फॉल करेगा? क्या ये उस केस में अप्लाई होगा? एनी आंसर्स? एनीवन? प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या सिंपल इंटरेस्ट के केस में अप्लाई होगा? ऑब्वियसली नॉट. व्हाई? एग्जैक्टली बिकॉज प्रिंसिपल डजंट चेंज इन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. हमारा प्रिंसिपल सेम रहता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कह रही है?
कि अगर आप 0 से n तक, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखते, वही सेम क्वेश्चन जो 6 ईयर्स वाला था वो हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी देखा था, तो क्या जब हम 3 ईयर्स के लिए निकालने के बाद 3 ईयर्स के लिए दोबारा इन्वेस्ट कर रहे थे, क्या वो इक्वल था अगर हम 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहने देते सिंपल इंटरेस्ट के केस में? नहीं, वो इक्वल नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ही फॉल करेगा। इज दिस क्लियर? इसके बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, नाउ क्विकली प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू गाइस 2 minutes to solve this quickly. So question is saying 4600 is invested at time 0 and the proceeds at time 10 are 8200, and you are given with the certain accumulation factors like A0 to 9, A2 to 4, A2 to 7, A4 to 9, and you have to calculate A7 to 10. तो उन्होंने आपको 1, 2, 3, 4 एक्यूमुलेशन फैक्टर्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म दिया है, लेकिन एक एक्यूमुलेशन फैक्टर उन्होंने आपको थ्योरी फॉर्म में भी दिया है, ये वाला। ये कौन सा एक्यूमुलेशन फैक्टर है? तो अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, 0 से लेके मेरी वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 10 तक जा रही है। सो दिस विल बी एक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 10। कितना है ये? कितना मैं डाल रहा हूँ 0 पे? 4600। कितना मिलेगा मुझे? 8200। सो दिस विल बी 8200 डिवाइड बाय 4600। तो एक एक्यूमुलेशन फैक्टर मुझे यहाँ से भी मिल गया। सो यूजिंग दीज 5 एक्यूमुलेशन फैक्टर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, you have to calculate your A7 to 10. So guys, quickly open your notebooks, quickly open your calculators, and quickly give me answer for A7 to 10. Then we will discuss. Quickly, not more than 120 seconds, 2 minutes, quickly. अच्छा, एक बेसिक रूल जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो ज़रूर फॉलो करना है। क्या बताया था मैंने आपको? हर एक क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ हमेशा ड्रॉ करनी है, दैट इज़ टाइमलाइन। तो इस क्वेश्चन में भी, ऑल्दो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर नहीं भी बनाओगे ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट आपकी हैबिट बन जाएगी आगे वाले चैप्टर्स तक कि हमें टाइमलाइन बनानी ही बनानी है, क्योंकि जब ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे तब टाइमलाइन की बहुत हेल्प लगती है। तो गाइस, फर्स्ट मेक द टाइमलाइन एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली।
Okay, I hope each one of you have solved it now. So let us start discussing it. Okay guys, so let us start discussing it. So I am again repeating what question was saying. इन्होंने आपको accumulation factors दिए थे 0 से 9, 2 to 4, 2 to 7 and 4 to 9. चलो मैं यहीं पे आपको पहले टाइमलाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ. So let us draw the timeline first. So I'm having less space here. Okay. So the minimum time was 0, the maximum time in the question used was 10. So now let us first put the significant times. So what are the significant times in the question? 2, 4, after that 7, 9 and 10. So these are the significant times. Significant times are जो हमें क्वेश्चन में टाइम्स मेंशन्ड है. So ये सब हमारे significant times थे. अब अगर हम देखें okay, I think my screen is having disconnectivity. Let me connect it again. ओके, सो व्हाट वाज आई सेइंग, सिग्निफिकेंट टाइम्स हमने ड्रॉ कर लिए. अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम एरोज बनाते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. सो वी आर गिवन विद 0 to 9, देन वी आर गिवन विद 2 to 4, आफ्टर दैट 2 to 7 एंड वन मोर 4 to 9. क्या इसके अलावा हमें और कुछ गिवन है? यस, हमें एक और गिवन था 0 to 10. अगर मैं बनाऊं हमें 0 to 10. सो वी आर गिवन विद 0 to 10, 0 to 9, 2 to 4, 4 to 9 एंड 2 to 7. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका निकालना? हमें निकालना क्या था? 7 to 10. ये हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट 0 to 7. अगर हमें मिल जाए, अगर हमें 0 to 7 मिल जाए किसी तरीके से, तो हमारे पास 7 to 10 आ जाएगा. कैसे आ जाएगा? चलो उसकी इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको. a 0 से 7, a 7 to 10 विल बी इक्वल्स टू a 0 to 10. तो अगर इस इक्वेशन में मैं देखूँ, मेरे पास a 0 to 10 था और a 7 to 10 मुझे निकालना है ना. तो किसी तरीके से मुझे a 0 to 7 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा. कैसे निकालें फिर a 0 to 7? नो आइडिया. चलो देखते हैं. सो गाइस, इन्होंने भी इसी तरीके से टाइमलाइन बनाई है, लेकिन अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने a 0 to 10 निकाल के देख लिया था. अब a 0 to 10 निकालने के बाद, a 0 to 10 निकालने के बाद उन्होंने क्या इक्वेशन ब्रेक करी? यू कैन क्विकली सी a 0 to 2, a 2 to 7, a 7 to 10. तो मैं इसी a 0 से 7 की बात कर रहा था कि ये अगर हमें मिल जाए तो ये हमारे पास है. तो आपको a 0 से 7 को कैसे ब्रेक करना था? दिस वॉज द ओनली क्वेश्चन. a 0 to 2 एंड a 2 to 7. इसको हमें इन दो पार्ट्स में ब्रेक करना था. तो a 0 to 2 मेंशन्ड है क्वेश्चन में? नहीं मेंशन्ड.
A227 में मिल जाएगा। अब हमारा बेसिकली टारगेट क्या रहेगा निकालना, A0 to 2। तो A0 to 2 मैं कैसे निकाल लूँगा, अब उसके लिए एक और हमारे पास इक्वेशन है A0 to 9। तो अगर हम A0 to 9 में देखें हमें क्या क्या ब्रेकअप्स गिवन है, अगर हम देखें A0 to 9 के बीच में हमें A2 to 4 गिवन था और A4 to 9 गिवन था। तो अगर 2 to 4 भी है, 4 to 9 भी है और 0 से 9 भी है, तो मेरा ये वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन मैंने सबसे पहले निकाल लिया A0 to 2। तो A0 to 2 निकालने के बाद मैंने उसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। जब मैं इस इक्वेशन में उसको पुट कर दूंगा तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ A7 to 10, और वही मुझे चाहिए था। तो दिस वाज द क्वेश्चन बेसिकली फॉर प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। अगेन नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला गाइस। अभी की क्लासेस में जो भी हम पढ़ेंगे फॉर चैप्टर 4, 5, 7, 8, 9, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत कम है। 7th चैप्टर फिर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8th, 9th एंड 4, 5 दे जस्ट लेड अप योर बेसिक्स फॉर चैप्टर 11, 12, 13, 14। ये मैं रिपीट करता रहूँगा आगे वाली क्लासेस में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर CT1 पार्ट ऑफ CM1, जो सबसे ज़्यादा आपके टेस्ट होंगे एग्जाम में, दैट विल बी चैप्टर 11, 12, 13, 14। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया 40 मार्क्स ऑफ वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हो CT1 पार्ट ऑफ CM1 का। तो उस 40 मार्क्स में से अब ये मानो 30 to 35 मार्क्स इन 4 चैप्टर्स में से टेस्ट होने वाला है। लेकिन उन 4 चैप्टर्स को करने के लिए आपको ये सब बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर यही नहीं समझ आएंगे तो वो आगे वाले चैप्टर्स नहीं सॉल्व होने वाले। तो 4th, 5th, 7th, 8th, 9th सेट अप योर बेस फॉर चैप्टर 11, 12, 13, 14। एनी क्वेश्चन टिल हियर, शैल वी प्रोसीड। अभी तक हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में नया, ओनली प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे अपनी वैल्यू को एक्यूमुलेट। कोई भी कैपिटल अमाउंट था तो हम क्या कर रहे थे, उसको 0 से n तक एक्यूमुलेट कर रहे थे। तो हमने देखा अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से एक्यूमुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, C × 1 + ni, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से एक्यूमुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, C × 1 + i raised to power n। तो ये अभी तक देखा था हमने। अब हम क्या देखेंगे, अगर हमें कोई वैल्यू जो n पे पड़ी है उसको पीछे लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे। तो क्या कुछ डिफरेंट फॉर्मूला यूज होने वाला है, सोच के देखो। अगर अब मैं आपको बोल दूं कि मेरी वैल्यू c जो है, जो मेरी वैल्यू c है वो मुझे n पे मिलने वाली है, लेकिन उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, सोच के देखो। कोई वैल्यू c है जो मुझे n पे मिलने वाली है, लेकिन उसकी आज की वैल्यू क्या होगी। चलो एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। द क्वेश्चन दैट इज विजिबल ऑन माई स्क्रीन, एन इन्वेस्टर मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ 5,000 इन 5 years टाइम। दैट मीन्स जो भी मैं सी की बात कर रहा था वो कितना हो गया 5,000, और जो मैं एन की बात कर रहा था वो कितना हो गया 5 years। द इन्वेस्टर विशेज टू मेक प्रोविजन फॉर दिस पेमेंट बाय इन्वेस्टिंग अ सिंगल सम नाउ in deposit account that pays 10% per annum compound। that means मैं compound interest की बात कर रहा हूँ guys। calculate the initial investment required to meet the payment of 5,000 in 5 years time। तो that means मेरे से क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, अगेन टाइमलाइन बनाना। 0 से 5 तक हमें 5 पे कितना चाहिए होगा 5,000, हमें 5 पे कितना चाहिए होगा 5,000। तो हमसे बोला क्या है, अगर आप इन 5 सालों में उस डिपॉजिट पे 10% कमाओगे तो कितना आपको आज के डेट में डालना पड़ेगा कि आपको टाइम 5 पे 5,000 मिल जाए। तो क्या करूँगा, अगर मैं पहले पकड़ लूँ कि मुझे x डालना पड़ेगा, सपोज आई एम सेइंग मुझे x डालना पड़ेगा, तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, x × 1 + i raised to power 5 will give me 5,000। दैट मीन्स x कितना हो गया 5,000 डिवाइड बाय 1 + i raised to power 5। वेरी इजी। तो वही सेम चीज़ आ गई, बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो यू कैन लुक एट इट नाउ। तो अभी मैंने इसको किस तरीके से देखा, अभी मैंने इसको एक्यूमुलेशन वाले तरीके से ही देखा। कैसे,
अभी मैंने ये मान लिया कि मैं टाइम 0 पे x इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो 5000 बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट एक फॉर्मूले पे आना है कि प्रेजेंट वैल्यू का अगर फॉर्म आई और मुझे डायरेक्ट एक फॉर्मूला चाहिए, तो वो क्या हो सकता है, यू कैन सी c अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर n। एक्यूमुलेशन में क्या कर रहे थे हम, c इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में क्या कर रहे हैं हम, c अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर n। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0। एनी डाउट्स टिल हियर? अब इस 1 प्लस आई रेज टू पावर n वाली टर्म को हम एक डिफरेंट वेरिएबल से डिनोट करेंगे थ्रू आउट अवर CM1। वो डिफरेंट फैक्टर क्या होगा, हम हमेशा एक वेरिएबल यूज करेंगे v, स्मॉल v। दिस स्मॉल v स्टैंड्स फॉर 1 अपॉन 1 प्लस आई, 1 अपॉन 1 प्लस आई। इस v को हम क्या बोलेंगे, इस v को हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। दिस v स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यू कैन नोट इट डाउन। दिस स्मॉल v स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो इन जनरल जो मेरा फॉर्मूला c अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर n है, वो क्या बन जाएगा, c इंटू वी रेज टू पावर n, c इंटू वी रेज टू पावर n। और अगर मेरी अमाउंट 1 रुपीज़ की हुई, मीन्स अगर मुझे n ईयर्स बाद 1 रुपी मिलना हुआ, अगर मुझे n ईयर्स बाद 1 रुपी मिलना हुआ, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ 0 n टाइम पे अगर मुझे 1 मिलना हुआ, तो इन जनरल मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा फॉर n ईयर्स, माई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स फॉर n ईयर्स, इट विल बी Vn। तो ये मैं आपको बहुत बार बोलूँगा, CT1 पार्ट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है, n ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा v रेज टू पावर n। अगेन ये कैसे आया, मैंने कितना इन्वेस्ट करूं, मैं x इन्वेस्ट करूं कि मुझे n ईयर्स बाद 1 यूनिट मिले, तो मैं क्या बोलूँगा, x इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n विल गिव यू 1। दिस x विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर n, 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो 1 अपॉन 1 प्लस आई की जगह अभी हमने कौन सा वेरिएबल पढ़ा, v, तो ये कितना बन जाएगा, v रेज टू पावर n। तो गाइस याद रखना, CT1 पार्ट का हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, v रेज टू पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू अगर मुझे n ईयर्स से डिस्काउंट करके वापस 0 पे लेके आना है, तो मुझे उसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, v रेज टू पावर n। तो हम बहुत कम जगह ये यूज़ करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर n। हम एक्यूमुलेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, 1 प्लस आई रेज टू पावर n, और डिस्काउंटिंग के लिए v रेज टू पावर n। अब आप बोलोगे डिस्काउंटिंग क्या होते हैं, गाइस इस प्रोसेस को कि n से वैल्यू 0 तक लेके आना, मीन्स कोई भी हमारी वैल्यू हम पीछे लेके आ रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। और कोई भी वैल्यू 0 से n तक लेके जाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटिंग। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, एक्यूमुलेटिंग एंड डिस्काउंटिंग। एनी डाउट्स टिल हियर? आई एम गोइंग रियली वेरी स्लो गाइस, अगली 3-4 क्लास में बहुत स्लो चलूंगा, उसके बाद हम पेसअप करना स्टार्ट कर देंगे। आई डोंट वांट टू रश अप बिकॉज अभी हमारे पास बहुत टाइम है एग्जाम के लिए, तो हम बहुत स्लो ही चलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी आप कॉलेज से फ्री हो, आप और टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट्स वाई वी हैव शेयर्ड ऑल द वीडियोज़ इन वन गो। तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से वीडियोज़ कंप्लीट करते रहो, और वो 6 स्टेप्स जो हमने मेंशन करे हैं, उसमें से फर्स्ट 5 स्टेप्स यू कैन कीप ऑन डूइंग। यूनिट टेस्ट की डेट्स अप्रैल 2022 के हिसाब से हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, तो आप उसको फिर रेफर करके अपनी तैयारी प्रोसीड कर सकते हो। बट डोंट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से वीडियो से आगे प्रोसीड कर सकते हो। एनी डाउट्स टिल हियर कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? चलो अब एक आधा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो क्वेश्चन से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर एक ही बार कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्काउंट रेट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स कितने टाइप के पढ़े थे हमने? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वैसे ही अब हम क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट भी कितने तरीके के होंगे? एक तरीके का नहीं, डिस्काउंट रेट भी 2 तरीके का होगा, सिंपल डिस्काउंट एंड कंपाउंड डिस्काउंट। एनीवन एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स? सेम वही डिफरेंस है जो हमने डिफरेंस इंटरेस्ट के लिए पढ़ा था। क्या?
सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने क्या बोला था, हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। सेम सिंपल डिस्काउंट के लिए हम क्या पढ़ेंगे, हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। मीन्स मैं आज एक एसेट परचेज कर रहा हूँ एक शॉपकीपर से, मैं कहता हूँ मुझे डिस्काउंट चाहिए, कितने परसेंट का, 10% का। तो वो मुझे आइटम कितने की पड़ेगी, अगर 100 रुपीज़ की आइटम थी, मुझे 10% का डिस्काउंट मिला, तो वो मुझे आइटम कितने की पड़ी, दैट आइटम विल कॉस्ट मी नाउ 90। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, मैं उसी शॉपकीपर के पास दोबारा गया, मैंने कहा अच्छा मैं तो आपका प्रीमियम कस्टमर हूँ, अब पिछली बार तो आपने 10% दिया था, अब वही हमें स्कीम आगे फॉलो करनी चाहिए, मुझे फिर से 10% चाहिए। अब शॉपकीपर कहेगा ठीक है आपको 10% चाहिए, लेकिन वो 10% किस पे मिलेगा आपको, जो हमारी इनिशियल डील हुई थी 100 की। तो अगेन कितना डिस्काउंट मिला, 100 इंटू 10% कितना हो गया 10। तो कितने अगले सेकेंड ईयर पे कितने की वो हमें कॉस्ट पड़ेगी 80 की। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, शॉपकीपर के लिए फायदा क्या है, शॉपकीपर के लिए फायदा है कि अगर वो कंपाउंड डिस्काउंट ऑफर करे। वाई, अब इस केस में आप ऐसे सोचो कि अगर हमारा आइटम 100 की थी, नाउ सो दिस इज द टाइम, सॉरी, सो दिस इज टाइम 1, दिस इज टाइम 2। तो टाइम 1 पे हमने उसे 10% डिस्काउंट लिया, तो हमें कॉस्ट कितनी पड़ी 90, यहाँ 100 था तो 90 पड़ी। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर शॉपकीपर क्या बोलेगा, ठीक है मैं आपको कंपाउंड डिस्काउंट ऑफर करता हूँ, 10% मैं आपको इसी पे देता हूँ, तो कितने की पड़ेगी 81 की। लेकिन आप क्या होगा, नहीं हमारी इनिशियल डील तो 100 की हुई थी, तो आप मुझे उसी पे 10% ऑफर करो। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट का। तो सिंपल डिस्काउंट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मुझे 10% इस पर ही मिलेगा, तो 100 का 10% मैंने निकाला तो कितना हुआ 10 रुपीज़, तो अब 90 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 80। तो सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट में भी ईयर 1 के लिए वैल्यू सेम 90 रहेगी, लेकिन ईयर 2 में, जब ईयर 2 पे हम आए, दिस विल बी योर केस ऑफ सिंपल डिस्काउंट एंड दिस विल बी योर केस ऑफ कंपाउंड डिस्काउंट। अगर हम अब ईयर 3 की भी बात कर ले, ईयर 3 पे अगेन जो 10% मुझे मिलेगा वो किस पे मिलेगा 100 पे ही, तो वो आइटम कितनी कॉस्ट करेगी 70। लेकिन कंपाउंड डिस्काउंट के केस में 10% किस पे मिलेगा 81 पे, 81 का 10% 8.1, तो वो आइटम मुझे कितनी कॉस्ट करेगी बताओ, 81 माइनस 8.1 व्हाट इट विल बी, इट विल बी 73, समवेयर अराउंड 72.9। सो ईयर 3 में 70 फॉर योर सिंपल डिस्काउंट एंड 72.9 वॉज फॉर योर कंपाउंड डिस्काउंट। इस तरीके से ही हमारा ये केसेस डिफर करेंगे सिंपल और कंपाउंड डिस्काउंट के लिए। अब आप कहोगे ठीक है हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला पढ़ा था इंटरेस्ट के केस में, क्या कंपाउंड के केस में नहीं है, बिल्कुल है। डिस्काउंट रेट के केस में बिल्कुल फॉर्मूलाज हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, C इंटू 1 प्लस NI। अब यहाँ पे सिंपल डिस्काउंट के केस में क्या होगा, C इंटू 1 माइनस ND। सो यू कैन सी 10% ईयर 1 में, तो ये कितना आ जाएगा 0.9 इंटू कैपिटल, 10% ईयर 2 में 0.8 इंटू कैपिटल, और 0.1 अगेन थर्ड ईयर के केस में भी, और इंटू 3 दैट मीन्स 0.7 इंटू कैपिटल दैट इज 70। कंपाउंड डिस्काउंट के केस में सेम फॉर्मूला मॉडिफाई करने की कोशिश करो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल डिस्काउंट। कंपाउंड डिस्काउंट के केस में कैसे फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, इट विल बी C इंटू 1 माइनस D रेज टू पावर N। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे भी 10% और टर्म के हिसाब से आप अपना टर्म मॉडिफाई करते रहोगे। इज दिस क्लियर? वेरी इजी। चलो अब आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10,000 की एक वैल्यू है एट टाइम 3 years यूजिंग अ सिंपल डिस्काउंट ऑफ 5 years, सॉरी सिंपल डिस्काउंट ऑफ 5%। कैसे करेंगे? सिंपल 10,000 इंटू 1 माइनस what is the term, term is 3 years into 5%, that will give you what, बहुत without using calculator भी हो सकता है ये, simply 8500। क्यों? क्योंकि 500 का डिस्काउंट हर साल पे मिलता रहेगा और डिस्काउंट चेंज नहीं होगा, हमेशा डिस्काउंट चेंज नहीं होगा। जैसे हम इंटरेस्ट के केस में क्या कह रहे थे, जितना इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल उतना ही सेम मिलता जाएगा, वैसे ही सिंपल डिस्काउंट के केस में जितना डिस्काउंट हमें फर्स्ट ईयर में मिला है सेम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमें हर ईयर मिलता रहेगा। सो दैट विल बी 8500 आफ्टर 3 years। ओके,
Let us proceed now. So, one more question. An 8-month loan is repayable by a simple payment of 1 lakh. If the loan is issued at a rate of commercial discount of 15% per annum, calculate how much is initially lent to the borrower. Anyone, any idea? तो गाइस हमेशा ध्यान रखो, जहाँ भी कमर्शियल डिस्काउंट टर्म यूज़ होगी वहाँ वो सिंपल डिस्काउंट को ही रेफर कर रहे हैं. जहाँ भी कमर्शियल टर्म रेफर होगी दे आर रेफरिंग दिस एज सिंपल डिस्काउंट ओनली. तो वही सेम चीज़ 1 लाख इंटू 1 माइनस n इंटू डी. सो n इज 8/12. 8/12 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 8 मंथ्स की बात कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे 8 मंथ्स की बात कर रहे हैं. सो दिस इज अ 8 मंथ लोन. अगर 8 मंथ लोन है तो एनुअल हम लिखते हैं यहाँ पे n, तो 8/12 इज द ईयर. 8/12 ईयर्स. ठीक है, अब एक क्वेश्चन कंपाउंड डिस्काउंट का भी देख लेते हैं जल्दी से. सेम क्वेश्चन, वही 10,000 है. इट्स ड्यू एट 3 years टाइम यूजिंग अ कंपाउंड डिस्काउंट रेट ऑफ 5% पर एनम. क्विकली फॉर्मूला आप सबको पता है, c इंटू 1 माइनस डी रेज टू पावर n. So what will be the equation? 10,000 into 1 minus 0.05 raised to power 3. That means 10,000 into 0.95 raised to power 3. Very simple. So इसके बाद आपको कुछ भी कॉपी पेन पे नहीं करना, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ये इक्वेशन पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा. अच्छा, अभी अगेन आप में से बहुत सारे हैं जिनको कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आ रहा होगा गाइस. We will definitely be keeping one class for calculator either next week or next to next week. वहाँ पे हम अपना बेसिक स्क्रैच से कैलकुलेटर यूज़ करना सीखेंगे, हाउ टू यूज़ दी साइंटिफिक कैलकुलेटर. कुछ लोगों को आता होगा बट तब तक आई विल सजेस्ट यू तो उसको सीखते रहो, ताकि जब भी वो क्लास होगी तो आप लोग मेरे से आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हो. सर हमें इसमें डाउट आ रहा है, हमें उसमें डाउट आ रहा है, तो वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो. तो उसके लिए हम एक डाउट क्लास रख लेंगे, हाउ टू यूज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर. Okay, the final answer for this is 8573.75. So guys you can compare now. वहाँ पे कितना आ रहा था 8500, यहाँ पे कितना आ रहा है 8573.75. Why? Because कंपाउंड डिस्काउंट के केस में आपको कम डिस्काउंट मिलने वाला है. Your discount will be on the new principal, not the old principal. ओके गाइस, सेम जो भी हमने फॉर्मूले बनाए थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के और एक्यूमुलेशन फैक्टर के इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के केस में हमने कैसे बनाए थे? इफ़ यू आर एक्यूमुलेटिंग योर 1 यूनिट फॉर n years, दैट हमारा एक्यूमुलेशन फैक्टर कितना बन रहा था 1 + i रेज टू पावर n. वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आया था v रेज टू पावर n. अब इसी तरीके से अगर हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट रेट, तो n years की present value in terms of discount rate will be 1 minus d raised to power n. तो accumulation उसका उल्टा हो जाएगा, that will be simply 1 upon 1 minus d raised to power n for accumulation. तो ये सब रिलेशंस अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको यूज आएंगे. तो जल्दी से वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं. दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर. यहाँ पे हमने सिर्फ यही सीखना था, डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट, सिंपल डिस्काउंट, कंपाउंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्यूमुलेशन, डिस्काउंटिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. वेरी सिंपल चैप्टर.
चलो अब रिलेशंस के ऊपर एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. Guys, quickly have a look on this question. So given an investment of 1000, calculate the accumulation after 5 years using simple discount of 8% per annum, compound discount of 8% per annum, compound interest of 8% per annum. Second question, a payment of 2000 is due in 4 years time. Calculate the present value using simple interest of 3% per annum, simple discount of 3% per annum, compound interest of 3% per annum. 6 parts of 2 questions. I am giving you 1 minute for each part. Quickly try it on your notebook, then we will discuss the solution quickly. In not more than 6 minutes, guys, quickly.
Okay guys, let us discuss the first part quickly. So in the first part we have given with the investment of 1000 and we have to calculate the accumulation of that after 5 years. So that means if I draw a timeline, so an investment at time 0 we have to calculate its accumulation after 5 years. In the first part, in the first A part we have given with the simple discount rate. तो ऊपर हमने देखा था प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट का क्या रिलेशन है गाइस, आपको ये याद रखना है. प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट का क्या रिलेशन है, 1 माइनस डी रेज टू पावर n फॉर कंपाउंड डिस्काउंट एंड 1 माइनस एन डी फॉर सिंपल डिस्काउंट. तो अगर प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशन 1 माइनस डी रेज टू पावर n है तो एक्यूमुलेशन फैक्टर का रिलेशन क्या होएगा, उसका उल्टा. तो यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई थी, that accumulation for n years will directly be the opposite of discounting for n years. So that means accumulation for n years will be equals to 1 upon discounting for n years, or discounting for n years will be equals to 1 upon accumulation for n years. तो यहाँ से हमारे फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर क्या निकल आएगा, 1000 इंटू और अपॉन 1 माइनस एन डी, क्योंकि यहाँ पे क्या था सिंपल डिस्काउंट. सो वी हैव टू यूज दिस थिंग. दिस इज फॉर प्रेजेंट वैल्यू, एक्यूमुलेशन के लिए उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो फॉर सेकेंड पार्ट दे आर सेइंग कंपाउंड डिस्काउंट, तो सेम चीज़ रहेगी लेकिन 1 अपॉन 1 माइनस डी रेज टू पावर 5. सी पार्ट के लिए कोई बता सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%. तो हमें पता है एक्यूमुलेशन और इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है, A0 टू n विल बी सिंपली 1 प्लस आई रेज टू पावर n. तो ये क्या हो जाएगा 1.08 रेज टू पावर 5. सो 1.08 रेज टू पावर 5. ये सब कैलकुलेशंस आप कंप्लीट कर सकते हो यूजिंग योर कैलकुलेटर्स. अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट पे हमें क्या बोला है, अ पेमेंट ऑफ 2000 इज ड्यू इन 4 years टाइम, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. सो अब हमें टाइमलाइन अगर हम बनाएं 0 से 4 तक की, अब हमें 4 पे पेमेंट गिवन है कितने की, 2000 की, उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट टाइम 0. वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0. कैसे निकालेंगे, पहले पार्ट में हमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3%. तो हमें पता है इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट और प्रेजेंट वैल्यू का क्या रिलेशन है. सो इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एन आई, 1 अपॉन 1 प्लस एन आई. बी पार्ट में हमें क्या पूछा है, सिंपल डिस्काउंट ऑफ 3%. अब हमारा प्रेजेंट वैल्यू है और सिंपल डिस्काउंट है, तो हमें ये वाला रिलेशन यूज करना है, 1 माइनस एन डी. सो इट विल बी सिंपली 1 माइनस एन इज 4 एंड डी इज 3%. सो इन द सेकेंड ए पार्ट सिंपल डिस्काउंट ऑफ 3%. So 1 minus ND. In the C part, compound interest of 3% guys. तो अब हम again Vn अपना फंक्शन यूज कर सकते हैं. Vn is simply 1 upon 1 plus I raised to power n, that means 1.03, 1 upon 1.03 raised to power 4. 1 upon 1.03 raised to power 4. तो अगर मैं आपको इन सब रिलेशंस को समराइज करवाऊं, so you can just quickly note it down. For one important relation that you need to first understand is An will always be 1 upon Vn. The other relation for, you can here write it as interest relations and here you can write it as discount rate relations. Interest rate relations, discount rate relations. Again I am repeating, this is not very important from exam point of view. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन अभी इनिशियल क्लासेस में हमें डायरेक्टली चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, इसलिए आप लोग इसको लिख के रिवाइज कर सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सब बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी. तो एक्यूमुलेशन अगर मुझे करना है 0 से n तक, तो क्या हो जाएगी 1 प्लस आई रेज टू पावर n या फिर 1 प्लस एन आई. अब मैं रिपीट नहीं कर रहा, आपको यहाँ देख के पता लग जाएगा, ऊपर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, नीचे वाला सिंपल इंटरेस्ट के लिए. और अगर मुझे डिस्काउंट करना है और अगर मुझे Vn निकालना है, मींस डिस्काउंट करना है, तो क्या हो जाएगा
1 upon 1 plus I raised to power n for simple interest and 1 upon 1 plus ni for compound interest for simple interest. अब डिस्काउंट रेट की बात करें. डिस्काउंट रेट के केस में अगर हमें डिस्काउंटिंग करनी है, मींस अगर हमें वही वी वाली चीज़ निकालनी है, वी निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 1 प्लस एन डी या फिर नॉट बी प्लस, इट विल बी माइनस 1 माइनस डी रेज टू पावर एन और 1 माइनस एन डी. दिस इज फॉर कंपाउंड डिस्काउंट, दिस इज फॉर सिंपल डिस्काउंट. अब एक्यूमुलेशन का इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. कैसे? 1 अपॉन 1 माइनस डी रेज टू पावर एन और 1 माइनस एन डी, अगेन फॉर कंपाउंड डिस्काउंट फॉर सिंपल डिस्काउंट. तो ये सब रिलेशंस ऐसे नहीं है आपको इसको रटना या कुछ करना है, आपको सिर्फ एक या दो रिलेशन याद रखनी है. अगर आप सिर्फ इतना रिलेशन भी याद रख लोगे तो आप ऑलमोस्ट रेप्लिकेट कर सकते हो डिस्काउंट रेट वाली टर्म में. बस इतना ध्यान रखना, डिस्काउंट रेट वाली टर्म में वी एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी रेज टू पावर एन. Guys, clear? So this is all with this chapter. इससे हमने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर